हिंद दोस्तों, मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। आप सब जानते हैं दोस्तों, हम सब क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं दोस्तों। और उम्मीद है दोस्तों कि आप सब क्या होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सब क्या कर रहे होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों, जो हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जो हम पढ़ रहे हैं, हम सब दोस्तों इसको एक क्रम से पढ़ रहे हैं, एक सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, यानी हम लोग अपने समापन की ओर बढ़ने वाले हैं। तो आप सब दोस्तों क्या करते रहिए, जो लोग अभी नए चैनल से जुड़े हैं दोस्तों, वो सब क्या करेंगे दोस्तों, वो सब पहले क्या करेंगे, वीडियो को एक सीक्वेंस से एक क्रम से देखने की कोशिश करेंगे। तभी दोस्तों आप क्या कर पाएंगे, चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे और चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंटरलिंक कर पाएंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड होगी। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, हम आपको आधुनिक भारत जो है वह कंप्लीट पढ़ा रहे हैं और आपको वही पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं या जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। बाकी जो लोग दोस्तों नियमित क्लास को देखते रहे हैं, वो सब क्या करते रहेंगे दोस्तों, अपना टाइम पे क्या करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे और अपने एग्जाम पे क्या करते रहेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आप सब दोस्तों आप क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से वीडियो को सुनेंगे और बहुत ही अच्छे से चीज़ों को देखने की भी कोशिश करें। तो हम सब क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी एक्ट आए थे दोस्तों, हम उन एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। और हमने पिछले वीडियो में दोस्तों 1858 के एक्ट के यानी 1858 के अधिनियम तक की चीज़ों को पढ़ लिया था। हम इसको इरेज कर दे रहे थे दोस्तों, ताकि आपको देखने में क्या हो, आसानी हो। आप सब जानते हैं दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक की चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था, यानी 1858 के एक्ट तक बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अब इसके बाद दोस्तों जितने भी एक्ट आते हैं, यानी 1858 के बाद जितने भी एक्ट आते हैं दोस्तों, उन एक्टों को क्या बोला जाता है दोस्तों, ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज के अधीन अधिनियम। आप सब जानते हैं दोस्तों, दो तरह के अधिनियम आए थे। एक आया था दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश कंपनी के अधीन अधिनियम। उसके बाद दोस्तों एक का क्या बोला जाता है दोस्तों, ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज के अधीन अधिनियम। यानी 1858 तक जो एक्ट आया था दोस्तों, 1858 तक जितने भी एक्ट आए थे दोस्तों, वह कंपनी के अधीन अधिनियम आए थे दोस्तों। यह सब क्या था, इसको कंपनी ही जारी करती थी दोस्तों, यानी कंपनी के अधीन अधिनियम इनको बोला जाता था। अब इसके बाद दोस्तों जो 1858 के बाद जो एक्ट आएंगे दोस्तों, वह जो है दोस्तों ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज के अधीन अधिनियम। दोस्तों हमने इसको पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से दोस्तों बताया था कि किस तरह से दोस्तों वायसराय तक की चीज़ों को, यानी भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम वायसराय कर दिया गया था। इसलिए दोस्तों आपसे कहा जा रहा है कि दोस्तों अभी चैनल से जुड़े होंगे, वो क्या करेंगे दोस्तों, वह वीडियो को एक क्रम से एक सीक्वेंस से देखने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों आप सब समझ रहे हैं, क्योंकि हम आपको वही चीज़ें बताया जा रहा है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अब आप सब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। अब हम पढ़ने वाले दोस्तों, आप जितने भी एक्ट आए हैं वो सब क्या आएंगे अब दोस्तों, ब्रिटिश ताज के अधीन अधिनियम जो आए हैं दोस्तों, ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो अधिनियम आए हैं, उनको हम देखने वाले हैं। और देखने वाले दोस्तों कि किस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम की। हम किसकी बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जो 1861 में यानी 1861 में दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम आया था, उसकी हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। देखते हैं इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी दोस्तों अब यह सब अधिनियम क्या है, ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज के अधीन आने वाले अधिनियम है। तो देखिए सबसे पहली बात इसमें दोस्तों क्या की गई है, इसके तहत क्या किया गया दोस्तों, वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई और अध्यादेश को दोस्तों लागू रहने की अधिकतम अवधि कितनी रह गई, वह 6 माह दी गई। यानी तो आप सबसे पहले अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि वायसराय को आपातकाल में यानी इमरजेंसी में दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट के तहत दी गई, तो दोस्तों जो 1861 का अधिनियम आता है यानी 1861 का जो अधिनियम आया था दोस्तों, इसी अधिनियम के तहत क्या किया जाता है दोस्तों, वायसराय को आपातकाल में यानी इमरजेंसी में दोस्तों क्या किया गया, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। और इस अध्यादेश को दोस्तों लागू रहने की अधिकतम अवधि क्या निर्धारित की गई, यानी 6 माह दोस्तों, यानी 6 मंथ तक दोस्तों यह अध्यादेश क्या रह सकता था, मैक्सिमम रूप से लागू रह सकता था। आज भी देखते हैं दोस्तों कि राज्यपाल राज्यों में अध्यादेश जारी करता है और केंद्र में दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो उसी तरह से दोस्तों उस समय क्या होता था, 1861 के अधिनियम के तहत दोस्तों किसको, वायसराय को दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। तो आप दोस्तों इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। और क्या प्रावधान किया गया दोस्तों, उसको भी देख लीजिए। देखिए इसी दोस्तों इस परिषद को क्या कर दिया गया, कानून बनाने की शक्ति दे दी गई और विभागीय प्रणाली की दोस्तों नियुक्ति की गई। इस पर किस व्यक्ति को बैठाया गया था दोस्तों, उस पर बैठाया गया दोस्तों लॉर्ड कैनिंग को बैठाया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों 1861 के अधिनियम के तहत और क्या किया गया,
जो दोस्तों परिषद होती थी उस परिषद को क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। यानी जो वायसराय की जो परिषद होती थी दोस्तों, जो वायसराय की काउंसिल होती थी, अब यह कर सकती थी क्या दोस्तों, कानून बनाने की इसको शक्ति दे दी गई। यानी दोस्तों यह लॉ से संबंधित क्या कर सकता था, लॉ मेकिंग का काम है दोस्तों कर सकता था। और एक विभागीय प्रणाली की नियुक्ति की गई दोस्तों। इस पर किस व्यक्ति को बैठाया गया था, तो यह भी बैठाया गया था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग को। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। और क्या कर दिया गया दोस्तों, वायसराय की यही दोस्तों जो कार्यकारी परिषद थी, इस कार्यकारी परिषद का विस्तार कर दिया गया। एक तो दोस्तों 1861 के अधिनियम के तहत क्या किया गया कि परिषद को एक तो कानून बनाने की शक्ति दे दी गई, यानी लॉ मेकिंग की शक्ति दे दी गई। दूसरा दोस्तों क्या किया गया, इस वायसराय की दोस्तों कार्यकारी परिषद का क्या कर दिया गया दोस्तों, विस्तार कर दिया गया। तो आप इस बात को भी दोस्तों अच्छे से याद रखेंगे। और दोस्तों क्या प्रावधान किया गया, आप उसको भी देख लीजिए। देखिए, और दोस्तों इस एक्ट के तहत क्या किया गया, बंबई तथा मद्रास प्रांत को दोस्तों क्या कर दिया गया, उनको पुनः अधिकार दे दिए गए ताकि वो अपने लिए कानून बना सके और उस कानून का संशोधन भी कर दे सके। आपने देखा था दोस्तों जो पिछला एक्ट था, उस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया था दोस्तों, बंबई और मद्रास प्रांतों को कानून बनाने का जो अधिकार था वह छीन लिया गया था। लेकिन जो 1861 का नियम आता है दोस्तों, 1861 का जो अधिनियम आता है, इस अधिनियम के तहत दोस्तों क्या किया जाता है, जो बंबई प्रांत था और मद्रास प्रांत यानी बंबई प्रोविंस और मद्रास प्रोविंस को क्या कर दिया गया दोस्तों, पुनः वह अधिकार दे दिए गए ताकि वह अपने लिए क्या कर सकते, कानून भी बना सके और उन कानूनों को क्या कर सके दोस्तों, संशोधन भी कर सके, यानी अमेंडमेंट भी कर सके दोस्तों। तो आप इस 1861 के अधिनियम को दोस्तों 1861 के अधिनियम को अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि आप दोस्तों बैक ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बाकी आप सब जानते हैं दोस्तों हमारे यहाँ जो वीडियो लेक्चर है यह सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल एग्जाम। आप किसी भी दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, या दोस्तों आप वनडे के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। बाकी दोस्तों अगर आप यूपी पीसीएस की भी तैयारी करें, देख रहे होंगे दोस्तों इसका फॉर्म भरा जा रहा है, इसका फॉर्म आ चुका है, या आप दोस्तों ईपीएफओ का जो भी वैकेंसी आई है आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो, यानी जिस भी एग्जाम में दोस्तों क्या होता है कि मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आप सब जानते हैं दोस्तों कि हर एक एग्जाम में लगभग हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, तो आप सब क्या करते रहेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से देखेंगे। बाकी आप सब जानते हैं दोस्तों ईपीएफओ में तो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी सारे हिस्ट्री को छोड़ दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों यह हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम अब आगे देखते हैं 1861 के बाद जो अधिनियम आता है 1892 का अधिनियम, उससे किस तरह के प्रावधान किए गए, यानी किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों हम किसकी बात करने जा रहे हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों 1892 के अधिनियम की, यानी 1892 में जो एक्ट आया था उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या प्रावधान किया गया, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या किया गया दोस्तों, विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो आप याद रखिएगा दोस्तों जो 1892 का अधिनियम आता है यानी 1892 का एक्ट जो आता है दोस्तों, इसके तहत क्या किया जाता है, विधानमंडल के सदस्यों को क्या कर दिया जाता है दोस्तों, जो बजट आता था उस बजट पर क्या कर दिया जाता था, अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दे दिया गया। यानी क्या कर सकते थे, जो विधानमंडल के सदस्य थे दोस्तों और जो बजट आता था उस बजट पर क्या कर सकते थे, अपने विचार यानी प्रकट कर सकते थे, यानी अपने जो थॉट होते थे दोस्तों उस थॉट के बारे में व्यक्त कर सकते थे कि हाँ इस बजट के बारे में उनकी क्या राय है, अपनी राय दे सकते थे। और क्या किया गया दोस्तों 1892 के अधिनियम के तहत, इसको भी देख लीजिए। और इसके तहत दोस्तों क्या किया गया, सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। और दोस्तों क्या किया गया दोस्तों, देखिए प्रश्न पूछने का अधिकार कैसे दिया गया दोस्तों, आप इसको देखिए। देखिए क्या किया गया दोस्तों, सार्वजनिक हित के मामलों में यानी पब्लिक इंटरेस्ट यानी लोक हित के मामलों में क्या किया गया दोस्तों, इन्हीं विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है। यानी क्या किया गया दोस्तों 1892 के अधिनियम के तहत क्या कर सकते थे दोस्तों, आपने अभी देखा कि विधानमंडल के सदस्य जो थे वह बजट पर अपने विचार प्रकट कर सकते थे, और क्या कर सकते थे दोस्तों, विधानमंडल के सदस्य जो थे वह प्रश्न भी पूछ सकते थे, यानी क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। लेकिन यह क्वेश्चन कब पूछ सकते थे, यह क्वेश्चन पूछ सकते थे दोस्तों सार्वजनिक हित के मामलों में यानी लोक हित के मामलों में, यानी पब्लिक इंटरेस्ट के मामले में दोस्तों क्या कर सकते थे, वह प्रश्न पूछ सकते थे। वह भी दोस्तों कब पूछ सकते थे, 6 दिन की सूचना देकर, पहले ही उनको दोस्तों 6 दिन पहले बताना होता था कि दोस्तों हम इस पर प्रश्न पूछने वाले हैं। और क्या किया गया दोस्तों 1892 के अधिनियम के तहत, देखिए और दोस्तों इसके तहत क्या किया गया,
सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन का दोस्तों सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, सीमित एवं अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट निर्वाचन के सिद्धांत का दोस्तों स्वीकार किया गया, तो यह स्वीकार किया गया था दोस्तों 1892 के अधिनियम के तहत, यानी 1892 के अधिनियम के तहत दोस्तों। तो आप इन सारे एक्ट को दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह सब फैक्चुअल डाटा है। अगर आप इसको दोस्तों अच्छे से रटेंगे, आपको इसको देखिए क्या करना पड़ेगा, आपको 5-6 बार 8 बार 10 बार पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आपसे दोस्तों बोला जा रहा है कि आप साथ में क्या करते चले रहे, नोट्स भी बनाते चले, ताकि आप जब बार बार रिवाइज करेंगे ना दोस्तों, तो आपको चीजें कंठस्थ हो जाएंगी और आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप समझ जाएंगे दोस्तों कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप चीजों को कई बार रिवाइज भी करते रहिए, प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, तो दोस्तों आप सब अपने एग्जाम को क्लियर करने के आप दोस्तों क्या पहुंच जाएंगे, करीब पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं दोस्तों एक महत्वपूर्ण अधिनियम जो 1909 का अधिनियम आता है दोस्तों। इससे बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम आता है, इसके बारे में तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसकी, 1909, यानी दोस्तों जो 1909 का अधिनियम आता है, इस अधिनियम को दोस्तों क्या बोला जाता है, मार्ली मिंटो सुधार भी बोला जाता है। तो आप सबसे पहले यही याद रखिएगा दोस्तों कि मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को बोला जाता है दोस्तों, वह बोला जाता है 1909 के अधिनियम को। तो दोस्तों आप इसमें गलती भी नहीं करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार एक्ट भी बोला जाता है दोस्तों, तो जो 1909 का जो अधिनियम आता है दोस्तों, 1909 का जो अधिनियम आता है दोस्तों, इसी को दोस्तों क्या बोल दिया जाता है, इसी को दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोला जाता है। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसमें क्या किया गया दोस्तों, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी गई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि किस अधिनियम में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी गई दोस्तों, तो वह की गई थी दोस्तों 1909 का जो दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है, यानी 1900 का 9 का दोस्तों जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था दोस्तों इसी अधिनियम में की जाती है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम में की जाती है, वह 1909 के भारत परिषद अधिनियम में की जाती है। और दोस्तों इसके तहत क्या किया गया, आप ये भी देख लीजिए। देखिए, और इसके तहत दोस्तों क्या किया गया, केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अभी आपने देखा दोस्तों, जो विधानमंडल के सदस्य थे वह क्या कर सकते थे, बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे, उस पर चर्चा कर सकते थे। यह किस अधिनियम के तहत किया गया दोस्तों, यह किया गया 1892 के एक्ट के तहत। लेकिन जो दोस्तों 1909 का अधिनियम आता है, इसके तहत क्या किया गया दोस्तों, जो केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य होते थे उन सदस्यों को दोस्तों क्या था, बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। यानी क्या हुआ था दोस्तों कि जो बजट आता था उस बजट पर आप क्या कर सकते थे, अपनी राय रख सकते थे, यानी अपना विचार प्रकट कर सकते थे। और इस बजट पर दोस्तों आप क्या कर सकते थे, प्रश्न भी पूछ सकते थे, यानी क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। लेकिन आप क्या कर सकते थे दोस्तों, वोट नहीं कर सकते थे, यानी मत का जो दोस्तों अधिकार नहीं दिया गया। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन दोस्तों, बजट पर अपनी राय प्रकट करने का या विचार प्रकट करने का अधिकार कब दिया गया, यह दिया गया दोस्तों 1892 के अधिनियम के तहत। अभी आपने दोस्तों इसको ऊपर पढ़ा है। और दोस्तों आपने यह भी देखा कि इसी बजट पर दोस्तों प्रश्न पूछने का भी अधिकार दोस्तों दिया जाता है 1892 के एक्ट के तहत। लेकिन आप देखेंगे दोस्तों जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है, इसके तहत क्या कर दिया गया दोस्तों कि बजट पर आप मत नहीं दे सकते, यानी वोटिंग नहीं कर सकते हैं। तो आप दोस्तों यह बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में आप देखेंगे दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पर बार बार बताया जा रहा है कि आप इस पॉइंट को भूलिएगा नहीं कि 1909 के एक्ट के तहत दोस्तों बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों यह जो 1909 का एक्ट आया था, इसके बारे में दोस्तों गांधी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इन्होंने कहा था दोस्तों कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। तो सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि गांधी जी ने किस एक्ट के बारे में कहा था कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। तो आप याद रखिएगा दोस्तों जो 1909 का अधिनियम आता है, यानी 1909 का दोस्तों जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है, इसी एक्ट के बारे में दोस्तों गांधी जी ने यह स्टेटमेंट दिया था कि इस एक्ट ने क्या कर दिया दोस्तों, हमारा सर्वनाश कर दिया। अब देखते हैं दोस्तों रैंजे मैकडोनाल्ड ने इस एक्ट के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया था। जब गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया तो उसने क्या कहा दोस्तों, इन्होंने कहा कि यह सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि यह स्टेटमेंट किसने दिया था,
कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, यह दिया था स्टेटमेंट रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है दोस्तों, यह किस एक्ट के बारे में दिया था? तो जो दोस्तों 1909 का एक्ट आता है, यानी 1909 का एक्ट आता है दोस्तों, इसके बारे में उन्होंने यह दोस्तों स्टेटमेंट दिया था। तो दोस्तों गांधी जी और रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो स्टेटमेंट दिया था दोस्तों, इस दोनों स्टेटमेंट के बारे में आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों सीधे सीधे क्वेश्चन आते रहते हैं। बाकी दोस्तों अब हम देख क्या पढ़ने वाले दोस्तों, जो इसके बाद जो एक्ट हमारा आता है दोस्तों 1919 का जो अधिनियम आता है, उसके बारे में देखने वाले। तो हम दोस्तों इसको इरेज कर देते ताकि आपको देखने में सुविधाजनक हो। देखिए दोस्तों, आप देखिए, आपको जो जो भी पढ़ाया जा रहा है, आप सब जानते हैं दोस्तों, आपको यह फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, आपके लिए अच्छे से मेहनत किया जा रहा है, ताकि आप सब क्या कर सके दोस्तों, अपने अपने एग्जाम के हिसाब से अपनी तैयारी कर सके, आप समझ सके दोस्तों आपसे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों हम आपके लिए नैतिक कर्तव्य कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सबका भी एक दायित्व बनता है कि आप बड़ी से बड़ी मात्रा में दोस्तों वीडियो को क्या करते रहें, शेयर करते रहें दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी करते रहें, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों आप सबके लिए हम कुछ मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों आप भी क्या करते रहिएगा, आप बदले में बस दोस्तों एक छोटा सा यही काम करते रहिएगा। तो अब देखते हैं हम दोस्तों, देखते बात करने वाले दोस्तों किसकी, जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम आता दोस्तों, इसके बारे में। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अब हम बात करने वाले दोस्तों 1919, यानी जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम आता है दोस्तों, इसके बारे में। तो देखिए याद रखिएगा दोस्तों, इसको बोला जाता है दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो आप सबसे पहले दो पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, एक 1909, एक दोस्तों याद रखिएगा 1919। तो आप याद रखिएगा दोस्तों 1909 का जो अधिनियम आता है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है? इसको दोस्तों बोला जाता है पार्लियामेंट सुधार अधिनियम। लेकिन दोस्तों जो 1919 का अधिनियम आता है दोस्तों, इसको क्या बोल दिया जाता है? इसको दोस्तों बोल दिया जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो आप दोनों ही अच्छे से याद रखिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बोला गया है दोस्तों 1919 के अधिनियम को, और पार्लियामेंट सुधार अधिनियम किसको बोला गया है दोस्तों? 1909 के अधिनियम को। अब हम देखने वाले दोस्तों यह जो 1919 का एक्ट आया दोस्तों, इसमें क्या क्या बातें की गई। तो देखिए सबसे पहले आप याद रखिएगा दोस्तों, प्रांतों में क्या कर दिया गया? द्वैध शासन का प्रारंभ कर दिया गया। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, जो 1919 अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि प्रांतों में द्वैध शासन यानी डुअल सिस्टम यानी डायरकी का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत किया जाता है दोस्तों, तो यह दोस्तों जो 1919 का अधिनियम आता है, यानी 1919 का अधिनियम आता है दोस्तों, इसी के तहत क्या कर दिया गया? प्रांतों में दोस्तों क्या कर दिया जाता है? द्वैध शासन का प्रारंभ कर दिया जाता है। और क्या कर दिया जाता है दोस्तों? पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि पहली बार यानी फर्स्ट टाइम उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किस अधिनियम के तहत किया गया दोस्तों, तो यह किया गया था दोस्तों 1919 का जो अधिनियम आता है दोस्तों, यानी 1919 का जो अधिनियम आता है, इसी के तहत क्या कर दिया जाता है दोस्तों? पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द जैसे शब्दों का क्या कर दिया जाता है दोस्तों? स्पष्ट प्रयोग किया जाता है। और क्या किया गया दोस्तों इस 1919 के अधिनियम के तहत? और क्या किया गया देखिए, इसके तहत क्या कर दिया गया दोस्तों, जो प्रांतीय विषय था दोस्तों, उसको आरक्षित और स्थानांतरित विषयों में विभाजित कर दिया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि प्रांतीय जो विषय थे यानी जो प्रोविंस से संबंधित सब्जेक्ट थे, उनको आरक्षित और हस्तांतरित जैसे दो विभागों में बांटा, किसने बांट दिया था दोस्तों? यह जो दोस्तों 1919 का अधिनियम आता है, यानी 1919 के अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया दोस्तों, जो प्रांतीय विषय थे उसको दो भागों में बांट दिया गया। एक कर दिया गया दोस्तों आरक्षित विषय, और एक कर दिया गया दोस्तों हस्तांतरित विषय। तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा। बाकी आप सब जानते हैं दोस्तों, यह जो अधिनियम आया था 1919 का अधिनियम, या जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आई थी इससे पहले, उसी के आधार पर दोस्तों क्या कर दिया गया था? 1919 का अधिनियम लाया गया। तो आप दोस्तों इस 1919 के अधिनियम के बारे में सारी बातें अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप क्या करेंगे, सीधे सीधे इससे क्या होता है, क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब हम बात करने वाले दोस्तों जो हमारा 1935 का जो अधिनियम आता है, भारत सरकार अधिनियम, इसके बारे में देखने वाले दोस्तों, इनसे क्या क्या प्रावधान किया गया था और किस तरह से दोस्तों इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं दोस्तों? हम बात करने जा रहे हैं 1935 यानी 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था। इसके तहत क्या किया गया दोस्तों, आप सबसे पहले याद रखेंगे, इसके तहत एक संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। तो आप दो पॉइंट सबसे अच्छे से याद रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, संघीय लोक सेवा आयोग,
संघीय लोक सेवा आयोग आप जानते हैं ना दोस्तों, यही आगे चल के क्या बन जाता है, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बारे में दोस्तों आपको आगे बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा कि कैसे ये यूपीएससी नाम आया, इसका गठन कैसे किया गया, किस तरह से बातें की गई। तो अभी आप यहाँ याद रखिएगा सबसे पहले कि संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किस एक्ट के तहत किया गया था दोस्तों, तो जो 1935 का यानी 1935 का दोस्तों जो भारत सरकार अधिनियम आता है उसी के तहत क्या कर दिया गया दोस्तों, एक संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और क्या किया गया दोस्तों, इसके तहत एक अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना की गई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अखिल भारतीय संघ की स्थापना कब की गई दोस्तों, वह की गई 1935 के अधिनियम के तहत। और क्या किया गया दोस्तों, इसके तहत क्या किया गया, जो द्वैध शासन वाली बात थी दोस्तों उसको प्रांतों से समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया। अभी आपने पढ़ा था दोस्तों जो 1919 का अधिनियम आया था, यानी जो 1919 का एक्ट आया था, तो इसके तहत क्या किया गया था दोस्तों, इसके तहत देखिए आपने देखा था दोस्तों कि क्या कर दिया गया था, द्वैध शासन का प्रारंभ कहां किया गया था दोस्तों, वह किया गया था प्रांतों में यानी प्रोविंस में क्या कर दिया गया था, द्वैध शासन का प्रारंभ कर दिया गया था। लेकिन यह जो 1935 का अधिनियम आता था इसके तहत क्या कर दिया गया, जो प्रांतों में द्वैध शासन को प्रारंभ किया गया था उसको समाप्त करके दोस्तों इसने क्या कर दिया, केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। तो आप दोनों के ही दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछा जाए कि प्रांतों में यानी प्रोविंस में द्वैध शासन को कब लागू किया गया था, तो वह लागू किया गया था दोस्तों 1919 के अधिनियम के तहत। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि दोस्तों प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को कब लागू किया गया दोस्तों, तो वह लागू किया गया दोस्तों, वह लागू किया 1935 के अधिनियम के तहत। अर्थात क्या कर दिया गया दोस्तों, प्रांतों को दोस्तों क्या कर दिया गया, स्वायत्ता दे दी गई किस आधार पर, दोहरे शासन के स्थान पर। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि 1935 के अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया दोस्तों, जो प्रांत थे, जो प्रोविंस थे, उनको क्या कर दिया गया दोस्तों, स्वशासन दे दिया गया यानी स्वायत्ता दे दी गई। आप इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। और क्या किया गया दोस्तों 1935 के अधिनियम के तहत, आप उसको भी देख लीजिए। देखिए इसके तहत क्या किया गया दोस्तों, गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। अभी आपने पीछे भी पढ़ा था दोस्तों कि क्या किया गया था, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। तो आप उसको उस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ भी दोस्तों इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा कि दोस्तों 1935 के अधिनियम यानी 1935 के एक्ट के तहत भी क्या किया दिया गया था दोस्तों, जो गवर्नर होता था उसको अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। और क्या किया गया दोस्तों, और इसके तहत देखिए दोस्तों एक विस्तार किया गया था। किसका विस्तार किया गया था, सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का। तो आप इस पॉइंट को दोस्तों तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि सांप्रदायिक तथा वर्गीय, आप यहां देखेंगे दोस्तों, सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार किस अधिनियम के तहत किया गया दोस्तों, क्या किया गया था दोस्तों, 1935 का जो अधिनियम आता है यानी 1935 का जो एक्ट आता है, इसी के तहत क्या कर दिया गया दोस्तों, जो सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। और क्या किया गया दोस्तों, आप यह भी देखिएगा दोस्तों, भारत का जो वर्तमान संवैधानिक ढांचा है उसमें जो बेसिक प्रावधान किया गया दोस्तों, काफ़ी हद तक उसके लिए आधार सोर्स क्या रहा है, या 1935 का अधिनियम ही रहा है। और यहाँ यह दोस्तों क्या बात कर रहा है, यह जो हमारा जो आज वर्तमान संविधान है, हमारा जो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन बना है, आज जो हमारा वर्तमान में संविधान है दोस्तों, यह बात यह कर रहा है दोस्तों कि जो हमारा संविधान है उस संविधान में दोस्तों काफ़ी हद तक जो इसका आधार सोर्स रहा, यानी जो इसका बेसिक सोर्स रहा दोस्तों, यह 1935 का अधिनियम रहा। यानी 1935 के अधिनियम से दोस्तों कई सारे प्रावधान लेके क्या कर दिया गया है, हमारे वर्तमान के जो संविधान है दोस्तों उस संविधान में शामिल किया गया है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों कि जो 1935 का अधिनियम है इसके कई सारे प्रावधान लेके दोस्तों क्या किया गया है, हमारे संविधान में, वर्तमान जो हमारा संविधान है दोस्तों उस संविधान में शामिल किया गया। और हम देखते हैं दोस्तों इस 1935 के अधिनियम से किस तरह के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, क्या प्रावधान किया गया। देखिए इसके तहत और क्या किया गया दोस्तों, केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बना दिया गया दोस्तों, और केंद्र एवं प्रांतों में क्या कर दिया गया दोस्तों, शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि जो केंद्रीय विधानमंडल है उस केंद्रीय विधानमंडल को दोस्तों द्विसदनीय किस अधिनियम के तहत बनाया गया था दोस्तों, तो जो 1935 का अधिनियम आता है दोस्तों उस अधिनियम के तहत उसको द्विसदनीय बना दिया गया। और केंद्र एवं प्रांतों में दोस्तों क्या कर दिया गया, शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। यानी केंद्र और प्रांतों के लिए क्या कर दिया गया, शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि एक फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि फेडरल न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो 1935 के अधिनियम के तहत की गई। तो आप इसको दोस्तों भूलिएगा नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि फेडरल न्यायालय
यानी फेडरल न्यायालय की दोस्तों स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो यह की गई थी दोस्तों जो 1935 का अधिनियम आया था, यानी 1935 का जो अधिनियम आता दोस्तों, उसी ने दोस्तों क्या किया? फेडरल न्यायालय की स्थापना की। अब एक नेहरू जी का बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट है दोस्तों इस अधिनियम के बारे में, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। इन्होंने क्या कहा है दोस्तों? इन्होंने कहा एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। तो सबसे पहले आप यहां यह याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टेटमेंट किसका है, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, तो आप याद रखिएगा यह स्टेटमेंट किसका है दोस्तों? यह स्टेटमेंट है नेहरू जी का। अगर आपसे पूछा जाए यह स्टेटमेंट उन्होंने कब दिया था दोस्तों, किस अधिनियम के बारे में दिया था, तो जो 1935 का दोस्तों हमारा अधिनियम आता है, यानी 1935 का जो अधिनियम आता है दोस्तों, उसी के बारे में उन्होंने कहा। अब इसका मतलब क्या होता है कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। जैसे मान लीजिए दोस्तों एक मनुष्य है, उसके शरीर में सारी अच्छी खूबियां दी गई है, मतलब उसका हाथ पैर, उसका फिगर बॉडी सब कुछ दोस्तों बहुत ही एकदम जैसे मानक होता है, स्टैंडर्ड मानक, उस हिसाब से, लेकिन दोस्तों उसका मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ दोस्तों, यानी इसका जो ब्रेन है वह सही रूप से दोस्तों नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो दोस्तों, आपको कितना भी अच्छा शरीर मिल जाए, आप कितने भी हष्ट पुष्ट हो दोस्तों, आपके हाथ पैर सब कुछ, आपका चेहरा फिगर सब कुछ बहुत ही अच्छा हो दोस्तों, लेकिन अगर आपका मस्तिष्क ही नहीं है, आपकी दिमाग ही नहीं काम कर रहा, तो इसका मतलब आपके इतने अच्छे से होने से कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसी तरह दोस्तों अगर एक गाड़ी की क्या बात की जा रही है कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, तो दोस्तों जब उसका इंजन ही नहीं है तो गाड़ी चलेगी कैसे? ब्रेक रहने से क्या मतलब हुआ? इंजन रहेगा दोस्तों तभी तो गाड़ी स्टार्ट होगी, जब गाड़ी स्टार्ट होगी दोस्तों तभी वो आगे बढ़ेगी, और जब आगे बढ़ेगी दोस्तों तभी तो उसमें क्या होगा दोस्तों, ब्रेक की जरूरत पड़ेगी। तो यही उन्होंने कहा था दोस्तों कि यह जो 1935 का नियम आया है, यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। मतलब दोस्तों इसमें कई सारे प्रावधान तो किए गए हैं, लेकिन इन प्रावधानों का दोस्तों भारतीय हित में यानी इंडियन पब्लिक के हित में दोस्तों नहीं है। इसका मतलब दोस्तों जब यह हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो दोस्तों यह किसी काम का नहीं है। आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। और देखेंगे दोस्तों जो 1935 का नियम आया था दोस्तों, इसको गुलामी का भी अधिकार कहा गया है और दास्ता का भी आज्ञा पत्र कहा गया है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि गुलामी का अधिकार और दास्ता का आज्ञा पत्र दोस्तों किस अधिनियम के बारे में कहा गया है, तो यह जो दोस्तों 1935 का नियम आया है दोस्तों, उसी के बारे में यह कहा गया है। और दोस्तों आप एक फैक्ट अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, जो 1935 का अधिनियम आया है, इसके कुछ प्रावधान दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी शामिल किया गया, यानी डीपीएसपी में भी शामिल किया गया दोस्तों। कब शामिल किया गया? 1950 के आसपास इसको दोस्तों शामिल किया गया। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारा डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, उसमें भी कुछ प्रावधान कहाँ से शामिल किया गया है? इस 1935 के अधिनियम से ही शामिल किया गया है दोस्तों। कब कहाँ शामिल किया गया था? 1950 के में दोस्तों इसको शामिल किया गया था। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, यहां नोट के रूप में एक पॉइंट दिया गया, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए यह कहता है कि दोस्तों कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन होता है दोस्तों 1936 में, उसी में दोस्तों क्या कर दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया गया था। तो आप सबसे पहले तो एक पॉइंट यह याद रखिएगा दोस्तों कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब होता है, तो यह होता है दोस्तों 1936 में, यानी 1936 में। तो सबसे पहले आप यही याद रखिएगा दोस्तों, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब होता है? 1936 में। इस लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों यह जो भारत सरकार अधिनियम आया था दोस्तों 1935 का, इसको अस्वीकृत कर दिया गया दोस्तों, यानी इसको स्वीकार नहीं किया गया। या अस्वीकृत का मतलब हो दोस्तों इस अधिनियम को स्वीकार नहीं किया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है 1936 में, क्या उस अधिवेशन में दोस्तों इसको स्वीकार किया गया था 1935 के अधिनियम को, 1935 के एक्ट को? तो आप याद रखिएगा दोस्तों, उस अधिवेशन में इसको स्वीकार नहीं किया गया था दोस्तों। आप इन बातों को अच्छे से याद रखेंगे। अब हमारा दोस्तों एक और एक्ट बचा रह गया, उसको भी हम देख लेते हैं दोस्तों। बाकी सारा हमारा जो एक्ट से संबंधित जो दोस्तों क्वेश्चन है वो या जो कुछ प्रावधान है दोस्तों वह समाप्त हो जाएंगे। तो आप इसको एक थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों। जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता है 1947 में, इसके बारे में दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। तो अब हम बात करने दोस्तों 1947 का जो अधिनियम आता है, यानी 1947 का जो अधिनियम आता है दोस्तों, उसके बारे में हम बात करने वाले। तो देखिए इसमें क्या किया गया दोस्तों, इसमें क्या किया गया? अविभाजित भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की गई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि अविभाजित भारत का विभाजन कब किया गया था दोस्तों, क्या किया गया था दोस्तों? जो 1947 का अधिनियम आता है, यानी 1947 का जो अधिनियम आता है दोस्तों, उसी के तहत क्या कर दिया गया दोस्तों? अविभाजित भारत का विभाजन करके दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान नाम दोस्तों दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना कर दी गई। और क्या किया गया दोस्तों?
15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर दोस्तों ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति कर दी गई। यानी यह जो दोस्तों 1947 का अधिनियम आता है, यह क्या कहता है दोस्तों, यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 से, यानी यह डेट आप याद रखिएगा दोस्तों, 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर क्या हुआ गया दोस्तों, ब्रिटिश संप्रभुता की जो होती थी दोस्तों, उस ब्रिटिश संप्रभुता की क्या कर दी गई दोस्तों, समाप्ति कर दी गई दोस्तों। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। यानी जो कुछ भी ब्रिटिश संप्रभुता थी दोस्तों इससे पहले, यानी जो कुछ भी अंग्रेजों की संप्रभुता थी दोस्तों, कहां पर दोस्तों, भारतीय रियासतों पर यह बात की जा रही है दोस्तों, उसको क्या कर दिया गया दोस्तों, अब समाप्त कर दिया गया 1947 के अधिनियम के तहत। और क्या किया गया दोस्तों इस अधिनियम के तहत, इसके तहत और क्या किया गया, दोनों अधिराज्यों की दोस्तों संविधान निर्वाचित सभा को संविधान बनाने का अधिकार दे दिया गया है। यहां दोनों अधिराज्यों की बात मतलब हो रहा है दोस्तों, यहां भारत की भी बात हो रही है, यानी इंडिया की भी बात हो रही है, और पाकिस्तान की भी दोस्तों यहां बात हो रही है। यानी इंडिया और पाकिस्तान की दोस्तों जो संविधान निर्मात्री सभा थी दोस्तों, उसको अपना अपना संविधान बनाने का अधिकार दे दिया गया। यानी 1947 के अधिनियम के तहत एक तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया, यह भी आप सब जानते हैं दोस्तों। और इसी अधिनियम में ने क्या किया दोस्तों कि इन दोनों की संविधान निर्मात्री सभा को यह बोला कि आप अब क्या करिए, अपने अपने देश का संविधान बनाइए। और क्या किया गया दोस्तों इस अधिनियम के तहत, दोनों ही अधिराज्यों को दोस्तों ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता दे दी गई। यानी दोस्तों जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल था, यानी जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ था दोस्तों, उससे क्या कहा गया कि अब दोनों ही अधिराज्य दोस्तों क्या है, इससे अलग होने की स्वतंत्रता दे दी गई। यानी अगर आप चाहे तो दोस्तों ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का सदस्य बने रहें, या आप चाहे दोस्तों ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की सदस्यता छोड़ सकते थे। ये आप दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान पर निर्भर था कि वह क्या करेंगे, तो उनको दोस्तों क्या कर दिया गया, इससे स्वतंत्रता दे दी गई। और भारत का राज्य सचिव नाम का जो पद सृजित किया गया था दोस्तों, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो आप इस बात को भी अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राज्य सचिव पद कब समाप्त किया गया था दोस्तों, तो यह पद समाप्त किया गया था दोस्तों 1947 के एक्ट के तहत, यानी 1947 के एक्ट के तहत। तो दोस्तों आप इन सारे बातों को अच्छे से याद रखिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारे एक्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों जितने भी कंपनी के अधिनियम आए थे, और जो ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के जो अधिनियम आए थे दोस्तों, इनसे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सारे पॉइंट को दोस्तों क्या करेंगे, अच्छे से याद रखेंगे, अच्छे से दोस्तों इसको रिवाइज करते रहेंगे, अपने नोट्स बनाते रहेंगे, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, एग्जाम में कभी भी भूलेंगे नहीं। बाकी दोस्तों आप सब जानते हैं दोस्तों कि हमारे यहाँ जो वीडियो लेक्चर वो लगभग हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल है। तो चलते चलते दोस्तों आप सबसे निवेदन है कि आप सब क्या करेंगे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, आप सब जानते हैं दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है वह क्या है, स्टडी विथ रामा। इसको दोस्तों क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसको अपने दोस्तों में दोस्तों क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। यानी आपके रिलेटिव में, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके भाई बहन में जो भी दोस्तों किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो दोस्तों, उन तक क्या कर देंगे दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि उनको भी दोस्तों क्या हो, उनकी तैयारी को मजबूती मिलता रहे दोस्तों, ताकि उनको भी पता चलता रहे दोस्तों कि क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें छोड़नी है। बाकी यह भी दोस्तों हमारे मोटिवेशन के लिए होता है कि हम इतने लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आप सब स्वस्थ भी रहिए और अच्छे तरीके से अपने अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बाकी दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, जहां से आपको छोड़ा गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।